हेलो एवरीवन, आज है 16 मार्च और आज के इस वीडियो में हम 16 मार्च से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। कल की क्लास में हमने देखा था कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ये मॉरिशस में हुए राष्ट्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई हैं। पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री बने हैं इशाक डार। रिसेंटली जापान का एक निजी फर्म है स्पेस वन, ये सैटेलाइट को ऑर्बिट में स्थापित करने में फेल रहा है। सर रिचर्ड हैडली अवार्ड जीतने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बने हैं न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र। असम का पौबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य जिसे गैर अधिसूचित किया जाना है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मस्जिद बनकर के तैयार हुआ है सऊदी अरब में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में साबरमती में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में आयोजित किया गया है गोडसमपोरा महोत्सव और मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता है चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना पिचकोवा ने। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला और इम्पोर्टेंट सवाल, वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी समिति ने फाइनली अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सवाल यह है कि इस समिति के अध्यक्ष कौन है। देखिए, यदि आप कुछ समय पहले से भी मुझसे करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं तो आपको मालूम होगा सितंबर के महीने में ये प्रश्न मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन पर जो समिति गठित की गई थी इसके अध्यक्ष के रूप में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की नियुक्ति की गई थी। तो रामनाथ कोविंद जी की अगुवाई में 8 मेंबर की कमेटी ने फाइनली ये रिपोर्ट तैयार कर ली है और इस रिपोर्ट को सौंपा गया है वर्तमान में जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी इन्हें। इस समिति में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद ये भी शामिल रहे हैं। अब यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है वन नेशन वन इलेक्शन, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझा देती हूँ। देखिए, भारत में 1951 से लेकर के 1967 के बीच यानी कि 1951 से लेकर के 1967 के बीच हर 5 साल में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के जो चुनाव हैं ये एक साथ होते रहे हैं। देश में जो वोटर्स हैं इन्होंने 1952 में, फिर इसके बाद 5 साल बाद 1957, फिर इसके 5 साल बाद 1962, फिर इसके 5 साल बाद 1967 में केंद्र और राज्यों के लिए एक साथ मतदान किया है। लेकिन देश में कुछ पुराने राज्यों का पुनर्गठन किया गया और फिर नए राज्य भी उभरे हैं। तो इस प्रक्रिया को आप कह सकते हैं 1968 और 69 में पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। मतलब कि एक देश एक चुनाव की अवधारणा कई वर्षों से भारत में बहस और चर्चा का विषय रही भी है और इस प्रस्ताव का उद्देश्य है कि लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव है ये एक साथ कराना, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि चुनावों में होने वाले जो खर्चे हैं, जो वित्तीय खर्चे हैं, उसमें कटौती की जा सके। प्रस्ताव के फेवर में जो लोग हैं, समर्थक हैं, उनका ये कहना है कि ये कदम चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगा, खर्चों को कम कर सकता है और बार बार चुनाव के कारण होने वाली जो परेशानियां हैं इसे भी खत्म कर सकता है। क्योंकि यदि आप देखें ना तो भारत में चुनाव का एक ऐसा चक्र बना हुआ है, आए दिन हम पढ़ते हैं कि यहाँ चुनाव हो रहे हैं, वहां चुनाव हो रहे हैं। मतलब कि ऐसा लगता है कि देश में चुनाव होते ही रहते हैं। और आजादी के बाद से देश में कई चुनाव हुए हैं जिसमें कि अक्सर जो रिसोर्सेस होते हैं यानी कि संसाधन और जो प्रशासनिक मशीनरी है इस पर भी काफी ज्यादा दबाव पड़ता है। तो एक देश एक चुनाव की अवधारणा ये कोई नई नहीं है। जानकारों का ये भी मानना है कि ये प्रक्रिया उतनी ही पुरानी है जितना पुराना हमारा संविधान। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं, ऐसा नहीं कि भारत में ये अपनी तरह की पहली पहल की जा रही है। मैं कुछ कंट्रीज के एग्जांपल दे देती हूं जहां पर ऑलरेडी ये व्यवस्था है। अमेरिका में राष्ट्रपति, कांग्रेस और सीनेट यानी कि यहाँ जो निचला सदन है और उच्च सदन है, इसके लिए चुनाव हर 4 साल में एक बार ये एक निश्चित तारीख पर होते हैं। फ्रांस में भी कुछ इसी तरह की व्यवस्था है कि हर 5 साल में राष्ट्रपति और नेशनल असेंबली यानी कि यहाँ का जो निचला सदन है इसके लिए एक साथ चुनाव होते हैं। फिर स्वीडन और कनाडा जैसे देशों में भी ऐसी व्यवस्था है। तो वन नेशन वन इलेक्शन पर जो समिति गठित की गई थी सितंबर 2023 में, इसकी रिपोर्ट अब फाइनली सौंप दी गई है। इससे अब जो आगे सवाल बनेंगे वो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी। बात की जाए यदि अमित शाह की, तो ये तो हमारे गृह मंत्री हैं ही, साथ ही आपको मालूम है गृह मंत्री ये क्षेत्रीय परिषद की भी अध्यक्षता करते हैं। सवाल आप लोगों से ये है, भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नरेंद्र मोदी ये प्रधानमंत्री तो हैं ही, इसके अलावा ये नीति आयोग की भी अध्यक्षता करते हैं। निर्मला सीतारमन ये हमारे वित्त मंत्री तो हैं ही, इसके अलावा जीएसटी परिषद की भी अध्यक्षता वित्त मंत्री के ही द्वारा की जाती है। एडिशनल तौर पर आप ये भी याद रखें। अगला सवाल है, हाल ही में 10 नई वंदे भारत ट्रेनों के संचालन के साथ अब पूरे भारत में कितनी वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं? मैं ये क्लास आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ 16 मार्च के लिए। तब तक वंदे भारत ट्रेनों की संख्या ये हो गई है 102,
जो कि देश के 250 से अधिक जिलों को कवर कर रही है। वंदे भारत एक स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सेमी हाई स्पीड व स्वचालित ट्रेन है। देश की पहली वंदे भारत ट्रेन को फरवरी 2019 में नई दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी रूट पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई थी। अब मैं आपको यह भी बता दूं, भारत में पहली हाइड्रोजन ट्रेन आप रिलेट करें तो ये हरियाणा से चलाई जाएगी। भारत में पहली बुलेट ट्रेन यदि आप कहें तो ये जापान के सहयोग से चलने जा रही है। ये कनेक्ट करेगी अहमदाबाद से मुंबई को। आगे चलते हैं, नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? सवाल पर ध्यान दें, यहां पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात नहीं की जा रही है। यदि मुख्य निर्वाचन आयुक्त पूछा जाता तो ये तो है वर्तमान में राजीव कुमार। आपको मैं बता चुकी हूं कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 से लेकर के 329 के बीच में भारत के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का उल्लेख है, जिसमें कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो इन्हीं 2 अन्य के रूप में सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार, इन दोनों की ही नियुक्ति की गई है। अभी लोकसभा चुनाव के पहले दोनों की नियुक्ति की गई है। अभी आपको मालूम होगा एक चुनाव आयुक्त बीच में नियुक्त किए गए थे, बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली समिति ने इनके नामों पर मुहर लगाई है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी इस चयन प्रक्रिया में पार्टिसिपेट किया है। चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने निर्वाचन आयोग के दोनों सदस्यों की नियुक्ति कर दी है। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई। दिल्ली में मुख्यालय। वर्तमान में मैंने बताया मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन है, पहले थे, माफ कीजिएगा, राजीव कुमार अभी है, पहले थे सुकुमार सेन। अगला सवाल है, भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने किस देश में अपना संपर्क कार्यालय खोला है? तो रिसेंटली ये ओपन किया गया है अपने ही पड़ोसी बांग्लादेश में। बांग्लादेश की जो कैपिटल है ढाका, यहाँ पर ये ओपन किया गया है। ये कार्यालय कंपनी के लिए संपर्क कार्यालय के रूप में कार्य करेगा। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, इसकी स्थापना 22 अप्रैल 1993 में एक कंपनी के रूप में की गई थी। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1985 को हस्ताक्षरित ऐतिहासिक असम समझौते में किए गए प्रावधानों के अनुसार की गई। आपको मालूम है असम के डिगमोई में ही भारत का पहला रिफाइनरी है। ठीक है, भारत बांग्लादेश के संबंध की यदि मैं बात करूं तो अभी दोनों ही देशों के बीच में एक मैत्री पाइपलाइन प्रोजेक्ट का उद्घाटन मार्च 2023 में किया गया है। ये परियोजना बांग्लादेश को सीमा पार पाइपलाइन के माध्यम से पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति करने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। आज बांग्लादेश के कुछ फैक्ट मैंने हटके ऐड किए हैं। देखिए, इतना तो मैंने बताया है, 1971 में इंडिया पाकिस्तान वार के बाद ही एक नए राष्ट्र का उदय हुआ जिसे आप बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। कैपिटल ढाका, करेंसी टका, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, प्रेसिडेंट साहबुद्दीन चुप्पू हो जाएंगे। देखिए, बांग्लादेश का आधिकारिक नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। यहाँ के 98% लोग ये बंगाली भाषा बोलते हैं, जो कि यहाँ की आधिकारिक भाषा भी है। यहाँ का राष्ट्रगान जो कि है अमार सोनार बंगला, लिखा गया है नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा सदाबहार वन है, जिसका 40% हिस्सा भारत में, 60% हिस्सा इसका आता है बांग्लादेश में। बांग्लादेश का जो कॉक्स बाजार बीच है दुनिया का सबसे बड़ा बीच भी है। अब यदि मैं ऑप्शन की बात करूं तो भारत के बाहर आईआईटी मद्रास अपना पहला ब्रांच ओपन करने जा रही है तंजानिया के जंजीबार में। भारत के बाहर आईआईटी दिल्ली अपना पहला ब्रांच ओपन करने जा रही है यूएई में, अबू धाबी में। श्रीलंका के साथ भारत पहली अपनी अंतरराष्ट्रीय क्रूज सर्विस की शुरुआत करने जा रहा है। और मलेशिया से आप ये रिलेट कर सकते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इसका जो पहला क्षेत्रीय कार्यालय है मलेशिया में ओपन किया गया, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन को हर वर्ष हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है? तो सितंबर महीने की जो 17 तारीख है, 17 सितंबर को हर वर्ष हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि इसी दिन 1948 में ऑपरेशन पोलो के तहत भारत के जो तत्कालीन गृह मंत्री थे उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हीं के प्रयासों से पूरे राज्य को आजादी मिल गई थी। क्योंकि हैदराबाद ये शामिल नहीं होना चाह रहा था भारत संघ में, ऑपरेशन पोलो चलाया गया, जिसके बाद से इसका विलय किया गया। तो इस दिन हैदराबाद को आजाद कराने वाले शहीदों की याद में ये दिन मनाया जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं कि केंद्र के द्वारा ये कोई पहला नया दिन घोषित हुआ है। आपको मालूम होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में पराक्रम दिवस मनाया जाएगा, ऐसी घोषणा केंद्र सरकार कर चुकी है 2 साल पहले। ये मनाया जाएगा 23 जनवरी को। बिरसा मुंडा, जिन्हें आदिवासियों का भगवान भी कहा जाता है, इनके सम्मान में 15 नवंबर का जो दिन है ये जनजाति गौरव दिवस के रूप में घोषित किया गया है।
और 26 दिसंबर का जो दिन है ये गुरु गोविंद सिंह के जो बच्चों को दीवारों पर जिंदा चुनवा दिया गया था, इनके शहादत की स्मृति में वीर बाल दिवस केंद्र सरकार ने घोषित किया है। आगे चलते हैं, कृषक उन्नति योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो इस योजना की शुरुआत अभी हाल ही में की गई है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए इस कृषक विकास योजना की शुरुआत की है। इसकी राजधानी रायपुर, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, लोकसभा सीटें 11, राज्यसभा सीटें 5 है। इंदिरा कांगेर, गुरु घासीदास, अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यही है। हरेली, छेरछेरा 2 प्रमुख पर्व है कृषि के हैं। इको फ्रेंडली वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया। यहाँ करंट का सवाल है। टी.एस. सिंहदेव यहाँ के डिप्टी सीएम बने हैं। अवैध धार्मिक धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून लाने जा रहे हैं विष्णुदेव साय की नेतृत्व वाली सरकार। छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना की शुरुआत की गई है, जो कि 1000 रुपए मासिक सहायता इन्हें प्रदान करेगी। रामलला के दर्शन के लिए भी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट योजना शुरू कर चुकी है। ऑप्शन से यदि हम देखें तो 2 दिन पहले हमने पढ़ा था कि तमिलनाडु सरकार के द्वारा अभी हाल ही में नालामा है, माफ कीजिएगा, नालामा योजना की शुरुआत की गई है। हरियाणा सरकार ने प्रारंभिक स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम शुरू किया है। और मध्य प्रदेश का लाडली बहना योजना, या आज हम पढ़ते हैं लाडली लक्ष्मी योजना, दोनों ही आप यहीं से रिलेट कर सकते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? रिसेंटली ये जीत लिया है मुंबई ने। अजिंक्य रहाणे के नेतृत्व में मुंबई क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी के फाइनल में विदर्भ को हरा करके अपना 42वां खिताब अपने नाम किया है। रणजी ट्रॉफी एक घरेलू क्रिकेट का टूर्नामेंट है जिसका नाम के.एस. रणजीत सिंह के नाम पर रखा गया था। और इसकी सफल टीम, सबसे अधिक सफल टीम इसकी मुंबई ही है। इसने कुल 42 खिताब अपने नाम किए हैं। सर्विसेज की यदि मैं बात करूं तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूं संतोष ट्रॉफी के बारे में। संतोष ट्रॉफी ये आपकी फुटबॉल से संबंधित है, ये जीती है सर्विसेज ने। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये आपकी क्रिकेट से संबंधित है, जो कि पहली बार किसने जीती है? पंजाब ने जीती है। और हरियाणा की यदि बात की जाए, हरियाणा ने अपने नाम करी है विजय हजारे ट्रॉफी। और ये जो विजय हजारे ट्रॉफी है ये भी आपकी क्रिकेट से ही संबंधित हो जाएगी। आगे चलते हैं, हाल ही में सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राहुल सिंह ये सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने निधि छिब्बर को रिप्लेस किया है, क्योंकि निधि छिब्बर ये हाल ही में नीति आयोग के बतौर सलाहकार के रूप में नियुक्त कर दी गई है। सीबीएसई की स्थापना 1929 में हुई, दिल्ली में मुख्यालय है। एएम खानविलकर ये भी हाल ही में देश के नए लोकपाल बनाए गए हैं। भारत में अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, अनुसूचित जाति आयोग है, माफ कीजिएगा, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना बने हैं। देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस हो जाएंगे अनिल चौहान। 9वां सवाल है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जो लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 का रिलीज किया गया, इसमें भारत किस स्थान पर है? देखिए 2021 के बाद ये अब रिलीज कर रहा है। भारत को रखा गया है इसमें 108वें स्थान पर। 193 देशों की लिस्ट में भारत 0.437 स्कोर के साथ 108 प्लेस पर रहा है। यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाने वाला ये जो सूचकांक है, इसमें 3 पैरामीटर को शामिल किया जाता है: प्रजनन स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और श्रम बाजार में भागीदारी। अब यदि बात की जाए कि इस पर टॉप पर कौन सी कंट्री है, तो इसका आंसर आप लोगों से कमेंट बॉक्स में एक्सपेक्टेड है। थोड़ा इसके बारे में रिसर्च करें और मुझे इसका जवाब देंगे। तब तक मैं अदर ऑप्शन के बारे में डिस्कस करूं। जो भूख सूचकांक रिलीज किया गया था, हंगर इंडेक्स में इंडिया है 111 में, टॉप पर बेलारूस है। हैप्पीनेस इंडेक्स की यदि बात की जाए, हालांकि ये हैप्पीनेस इंडेक्स आप मानिए 20 मार्च के बाद फिर चेंज हो जाएगी, क्योंकि 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है, तो 2024 की अपडेट हो जाएगी। तो पीस इंडेक्स और हैप्पीनेस इंडेक्स दोनों में इंडिया 126 है। जबकि यदि मैं बात करूं प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया है 161 में, टॉप पर हो जाएगी नॉर्वे। यहाँ हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड टॉप पर है और शांति में टॉप पर है आपका आइसलैंड। अगला सवाल है, ये सवाल मैंने रिवीजन कर रखा है। भारतीय पैरालंपिक संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं देवेंद्र झांझरिया। इन्होंने स्थान लिया है दीपा मलिक का। भारतीय पैरालंपिक संघ की स्थापना 1992 में हुई, दिल्ली में मुख्यालय है। पीटी उषा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष है, जबकि इसके सीईओ है रघुराम अय्यर। स्टैटिक जीके में आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन कर लेते हैं।
हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी की पहल थी। ठगी प्रथा के उन्मूलन में जिस गवर्नर जनरल ने भूमिका निभाई थी विलियम बेंटिक थे। द्वैत शासन का अंत वॉरेन हेस्टिंग ने किया। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना को लीड किया था लॉर्ड क्लाइव ने। पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत में तंबाकू की खेती की थी। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। सुगौली की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई। भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना डलहौजी ने ही की और पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार 1510 में किया था। हालांकि गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों से मुक्त हुआ था। मैंने कल आपसे पूछा था गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश जो कि है फ्रांस। आज का सवाल है फ्रेंच ओपन 2024 में मेंस डबल का खिताब किसने जीता है? आंसर इसका आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।